अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो वज़ीर आज़म ने पावर्टी एलिवेशन के हवाले से एक प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसमें हेल्थ को एक बुनियादी फंडामेंटल राइट के तौर पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक अमेंडमेंट नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट उसका एहसास कर लेना ही काफ़ी है और उसके ऊपर पेशरफ्त अगर होनी शुरू हो जाए, तमाम सियासी जमातें मिल जाएँ, तो पाकिस्तान में वो तमाम लोग जो अपने आप की ज़िंदगी बचाने की खातिर 10-20 रुपए की वो पैनाडोल की गोलियां ख़रीदने के भी पोजीशन में नहीं होते, उनको कम अज़ कम ये हक़ मिल जाएगा कि जब उनकी सेहत जो है वो इस काबिल ना हो और वो कुछ कमाने की पोजीशन में ना हो या उनकी जेब में पैसे ना हो, तो वो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो उनको बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी बचाने के लिए, वो सहूलियात उनको फंडामेंटल राइट के तौर पर स्टेट उसको दे दे। वैसे तो पाकिस्तान में ज़िंदगी का ही फंडामेंटल राइट अभी तक माना ही नहीं जाता। कोई बंदा गायब हो जाए उसका पूछने वाला कोई नहीं होता। 2-2.5 हज़ार लोग, 3 हज़ार लोग अभी भी वो जो इंटर्नमेंट सेंटर्स बने हुए हैं उसके अंदर पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उसका केस चल रहा है। तो हमें इन इश्यूज़ के ऊपर जो एक इंसान की ज़िंदगी से रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी का असल लोगों को फ़ायदा तभी पहुँचेगा कि उनको जो राइट ऑफ लाइफ है वो मिलना शुरू हो जाए, आज़ादी मिलनी शुरू हो जाए, जो उनको इकनॉमिक सिक्योरिटी है वो मिलनी शुरू हो जाए, जो उनको वसाइल चाहिए ज़िंदा रहने के लिए वो स्टेट प्रोवाइड करने की पोजीशन में आ जाए, तो तभी ये जमहूरी अमल आगे फैलता फूलता है और लोगों को इसके फ़वाइद और समरात जो है वो पहुँचने शुरू होते हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी अभी थोड़ी देर पहले शाम में ही, प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, DGI साहिब थे, उसमें असद उमर साहब थे। और जो फंडामेंटल उसमें इशू है, बुनियादी जो इशू है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेट करता है। पाकिस्तान से 50 के करीब या 49 के करीब क्वेश्चन जो थे FATF ने रेज़ किए हुए हैं, जिसमें टेरर फाइनेंस, मनी लॉन्ड्रिंग और ये हमारी जो ट्रांजैक्शन हमारे सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से और हवाला सिस्टम से होती हैं, इसकी रोकथाम के हवाले से, और जो बैंड आउटफिट्स हैं जिसमें जैश मोहम्मद के ऊपर हुकूमत कार्रवाई कर रही है, फलाही इंसानियत फाउंडेशन के ऊपर हुकूमत कार्रवाई कर रही है, इसके ऊपर जो पेशरफ्त है उसी को बुनियाद बनाया जाएगा जब मई के अंदर इसकी मीटिंग होगी और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के दोबारा वाइट लिस्ट में डालना है या हमारे ऊपर और सख्ती बढ़नी है। तो वो पेशरफ्त हमें, हमारा ख्याल ये है कि आज उस मीटिंग के अंदर उसका जायज़ा लिया गया। कुछ इश्यूज़ जो हैं थॉर्नी इश्यूज़ हैं, लाइक मसूद अज़हर साहब के ऊपर इस वक्त इंडिया की बात सुनी जा रही है वेस्टर्न वर्ल्ड में और अमेरिका में भी, तो बहुत दबाव होगा हुकूमत के ऊपर भी कि फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। उनके भाई की गिरफ़्तारी की गई, उनके साहबजादे की गिरफ़्तारी की गई। मसूद अज़हर का क्या स्टेटस है वो आज के प्रोग्राम में उस पर भी बात करेंगे, और कालदम तंजीमों के हवाले से हुकूमत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये दुनिया इस वक्त जो है वो बिल्कुल ये कहें कि एक जैसे असूल अपना रही है तो वो बात गलत होगी। एक इंडिया में चंद दिन पहले, 2-4 रोज़ पहले ये एक वाक़या हुआ है। स्वामी असीमानंद एक उनका शख्स था, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो आउटफिट्स हैं RSS, उनमें से एक शख्स ये है स्वामी असीमानंद, और इसके ताल्लुकात जो थे इंडियन आर्मी के अंदर जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, कर्नल प्रोहित टाइप, उस जैसे लोगों के साथ थे। और समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग हुई जिसमें 50 के करीब पाकिस्तानी जो थे ज़िंदा जला दिए गए। उसके अंदर ये शख्स बराह रास्त मुलव्वस था। इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ गई। कर्नल प्रोहित और इसके बाकी लोग पकड़े गए और बहुत से बम ब्लास्ट हुए थे। वहाँ एक मक्का मस्जिद में बॉम्बिंग हुई थी, वहाँ एक मालेगांव में बॉम्बिंग हुई थी। उसके अंदर ये पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व था। इंडियन कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, उसने कहा सबूत काफ़ी नहीं है, छोड़ दो इसको। तो वहाँ पे कोई डंडा नहीं आएगा, कोई मार नहीं पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तलवार जो है यूँ लेके खड़े हैं कि अगर ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई IMF नहीं है, कोई बेल आउट नहीं है। और पाकिस्तान इस वक्त जितनी मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल में, इन चीज़ों के ऊपर पेशरफ्त करे बगैर हमारा गुजारा नहीं, और हमारे अपने मुफाद में भी है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। जिस शख्स ने न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद के ऊपर हमलावर हुआ और 50 लोगों की वहाँ शहादत की, आज वहाँ ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बयान दिया है कि वहाँ की एक तंजीम ने उसके लिए फ़ंडिंग प्रोवाइड की। तो क्या यही दुनिया के ममालिक उसको ब्लैक लिस्ट करने जाएंगे? उसके प्राइम मिनिस्टर का आज का स्टेटमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि वो नेटवर्क का पूरा जो उन्होंने ट्रैक कर लिया, उसकी तफसीलात मालूम कर ली। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त डिपेंडेंट है उस इमदाद के ऊपर जो इसको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मिल रही है, क्योंकि हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल ऐसी है। आज के प्रोग्राम में जो शुरा हैं इसी मौजू पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर आमिर कियानी साहब हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं मलिक अहमद ख़ान और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। सबको खुश आमदीद कहूँगा जी प्रोग्राम में। इसके अलावा कैप्टन उस्मान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर के अंदर एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, और वो जैसे ही मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में जब इनसे सवाल जवाब शुरू करेंगे तो तभी उसके ऊपर तफसील से बताता हूँ। उसमें जो हम ये खाना और दूध पी रहे हैं, किस तरीके से वो दूध बनता है और किस तरीके से वो खुला दूध हम इस्तेमाल करते हैं, और खाने की दीगर अशिया जो आजकल बिक रही हैं उसकी तफसील हम इनसे जानेंगे। लेकिन पहले आमिर कियानी साहब आपसे स्टार्ट करूँगा।
तकरीर में 80 अरब रुपये रखना बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन को मोबाइल फ़ोन भी देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में आपके फ़ोन पे भी वो मैसेज आते होंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से आपका 25,000 रुपया निकला है। ये फ्रॉड के तौर पर पाकिस्तान में यूज़ होती हैं चीज़ें। आपने BISP के अंदर इतने फ़ंड्स रखे, लेकिन क्या वो तमाम ज़रूरतमंदों को मिले? इसके ऊपर काफ़ी डाउट्स होंगे, आपको इसके ऊपर अच्छे से बाकायदा ट्रांसपेरेंटली इसका ऑडिट भी करवाना चाहिए। तो कैसे इंश्योर करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव रखे हैं उसके ऊपर अमल पैरा भी हो जाए? देखिए, आपने जो पहले तो शुक्रिया नदीम साहब आपने बुलाया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस गवर्नमेंट ने जो हालात थे उसको फेस किया, और उस पर कोई आर्टिफिशियल बजट या इस किस्म की कोई चीज़ ऐसी ओवर और बर्डन कर्ज़ों को लेके जो पहले जिस लेवल पे लिए गए थे, आपको पता पिछले 10 सालों में 6 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन तक गए, और हम उसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं कि तकरीबन 6 अरब डेली हम उसका एक इंस्टॉलमेंट जिसे आप कहते हैं, सूद कहते हैं, वो हम दे रहे हैं। तो बर्डन बहुत था। ऑब्वियसली वो बर्डन जब कैरी ऑन होते हैं तो आपको वो फिर अगर आप करेक्शन करने जा रहे हो, आप एक नई लाइन लगाने जा रहे हो और डाइवर्ट करने जाएं उस एंगल से और अपना एक नया रास्ता लेने जाएं, तो ये चीज़ें तो मुश्किल होती हैं, लेकिन मुश्किल ही में काम करना पड़ता है। और इस मुल्क के जो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह ये कर्जे चढ़े, और आपने बड़ी कन्वेंशन ऑफ द इकनॉमिक हिटमैन पड़ी होगी, उसमें जो कर्जे थे बेसिकली इंटरनेशनल जो आपके अदारे हैं और बड़े ममालिक हैं वो कर्जे ही दे के आपको ग्रिप पे लेते हैं। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि हम इस वक्त उस दलदल में जा चुके हैं। ज़ाहिर है अभी हम बेल आउट करने के लिए भी चीज़ें ले रहे होते हैं, कर्जे लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बड़े आप जिस तरीके से इक़्तिसादी सूरत हाल मैनेज कर रहे हैं, आपने इकॉनमी को स्लो डाउन कर दिया, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, आपकी GDP ग्रोथ कम हो गई, इससे गुर्बत बढ़ती है, कम नहीं होती। मैं आपको इसकी चीज़ देखूँ, देखिए आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, आपकी ग्रोथ रेट स्लो हो गई है। मैं इसके जवाब देता हूँ। आप इनके पहले 6 महीने देख लें जो इन्होंने कर्जे लिए, दैट वाज 5.8। सर ये कंपैरिजन छोड़ दें, हट जाएंगे हम। देखिए इसलिए लेकिन आप गुर्बत के प्रोग्राम पे आ मैं इसी पे आ रहा हूँ कि देखिए फिर भी हमने, आपने ये बात की, फिर भी हमने इसको मैनेज किया। पैसे हमने जो कमिट किए हैं वो इसीलिए आपको मैं ये सारी जो बात बताने जा रहा हूँ कि हमने जो कमिटमेंट की है एक बड़े वर्किंग के बाद से कमिटमेंट हुई है। ये एडिशनल फंडिंग है 80 अरब की जो पहले दे रहे हैं आप BISP में, उससे इजाफी 80 अरब एडिशनल अभी होगी, और फिर इसके बाद बढ़ा के इसको 120 तक लेके जाएंगे बिलियन तक, ताकि लोगों को ये इनको उसको मजीद फायदा जो हेल्थ को। और इसको मैं आपको बताऊं, ये इसका डाटा वाकई आप कह रहे हैं ठीक नहीं है। सर्वे शुरू हो चुका है, सर्वे जून में नया सर्वे आ रहा है, क्योंकि उस वक्त कोई और पॉलिटिकल इश्यूज भी थे जिसकी बुनियाद पे लोगों को किस तरह उसको एनरोल किया गया। ये दोबारा रीवैम्प कर रहे हैं और इसमें सारे इदारों को डाला है, और इसमें हम जेन्युइनली वो डाटाबेस लेना चाहते हैं जहाँ पे एक्चुअली लोगों को ये पैसा पहुँचे। उसका सर्वे इंशाल्लाह जून जुलाई में मुकम्मल हो जाएगा, और बाय दैट टाइम इंशाल्लाह विल हैव मोर क्लैरिटी कि हमने इंशाल्लाह किस किस जगह पे टारगेट करना है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट टारगेट करने हैं, और किन किन लोगों को जो गरीब तरीन लोग हैं उनको कैसे हमने अप्रोच करना है, उनको कैसे पहुंचना है, क्योंकि डेटाबेस सबसे मेन चीज़ है जो हम दोबारा उसका सर्वे शुरू है। मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक अहमद साहब, आप फरमाइएगा, पाकिस्तान में ये नारा लगाना बहुत आसान होता है कि हमने गुर्बत ख़त्म करनी है, लेकिन जो गरीब बिल्कुल पिसा हुआ तबका है उस तक इमदाद का पहुँचना बहुत ही मुश्किल और सही कठिन काम है। क्या आप उसको एक्चुअली जाके उसके डोर स्टेप के ऊपर उसको इतनी मदद कर रहे हैं कि वो ज़िंदा रहने के लिए उसको जो चीज़ें सहूलत दरकार है वो उस तक पहुंच जाए? कैसे किया जाए इस चीज़ को इंश्योर? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपके सामने 3 प्रोग्राम रख सकता हूँ पॉवर्टी एलिविएशन के। एक प्रोग्राम वो है जो 2004 से स्टार्ट हुआ था, और उसके नसीम अशरफ जो बाद में चेयरमैन PCB बने वो उसको हेड कर रहे थे, और वो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे था। उस वक़्त जो हमारी लोन की GDP टू डेट रेशियो थी वो 58.5% थी तब भी। आज हम 72.5% पे खड़े हैं, और इसी का अगर आप कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ कर लेंगे या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कर लेंगे, 3 ब्रॉड एग्जांपल्स रख लें, और पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जो फंडिंग दरकार है वो तो हुकूमत को करनी चाहिए। अब इन तीनों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। या डेट कर्स है कि कर्जा आपके ऊपर एक बोझ है, तो फिर वो जो इकोनॉमी ग्रोथ इंजन के ऊपर चढ़ रही होती है फिर उसको भी रोकना पड़ेगा कि डेट ना लें और ग्रोथ को भी आप स्लो कर दें, नीचे लें उसे। आज हम कहीं समवेयर 3.5 को प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, कल के अखबार में रिपोर्टेड है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि स्लो डाउन हुई और इफेक्ट 3.5 तक आ जाएगा। शायद उससे पॉवर्टी एलिविएशन जो है वो नहीं हो पाएगी, बल्कि पॉवर्टी बढ़ेगी। तो हुकूमत की नेक नीयती और वो सोचें कि कैसे कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आज हेल्थ को फंडामेंटल राइट में मैं तनकीद बराए तनकीद का कतई तौर पे हामी नहीं हूँ,
अगर कोई अच्छी बात होगी हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। हम चाहेंगे कि इनका फोकस गवर्नेंस पे आए। हम चाहेंगे कि ये अब इस पूरी सिचुएशन से निकलें। अब मैं कियानी साहब से ये भी कहूँगा कि ज़रूर ये कंपैरेटिव एनालिसिस जब ये कहते हैं कि पहले 6 माह में साबका हुकूमत की उस वक़्त 6 माह के अंदर क्या प्रोग्रेस थी, और उसमें ये भी देखें कि डेट सर्विसिंग में साबका हुकूमत क्या पे कर रही थी। अगर वो साबका हुकूमत एक छोटे फिगर के साथ IMF के पास गई थी और उसको वो अटेन करना पड़ा IMF का पैकेज, तो उस वक्त डेट सर्विसिंग की मद में कितने % और GDP टू डेट की रेशियो क्या थी। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। चौथा फैक्टर तो बाद में आएगा और वो सेकेंडरी होगा, सब्सिडी टू दिस होगा। अगर आज हुकूमत चाहती है कि पॉवर्टी एलिविएट करे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ इनका ग्रोथ इंजन जो है वो स्टेडी रहना चाहिए। एटलीस्ट वहाँ तक ज़रूर चला जाए जो लास्ट फिस्कल ईयर था हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज पे, उसको देख लें कि वो 6 के नज़दीक कहीं 5.8 पे तो ग्रोथ अभी वहाँ नहीं जा सकती सर। जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसके नंबर्स अगर आपके सामने हैं तो आप उनका जायज़ा लीजिएगा। अभी 2 साल तो पक्के हैं, बड़े मुश्किल हालात से गुजरने वाले हैं हम लोग। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, मेरे ख्याल में जो जिस इलाके से आपका ताल्लुक है आप बेहतर बता सकते हैं। मलिक अहमद ख़ान ने अभी एक पावर्टी एलिवेशन फ़ंड का जिक्र किया जो जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था। उससे पहले हमने सोशल एक्शन प्रोग्राम किया था, फिर अब हमने BISP बनाया। उसके अलावा भी बेशुमार इस तरह की इंटरवेंशन करने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये हालात बेहतर हो जाए। जो लोग ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी को बसर करते हैं उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाई जा सके। साउथ पंजाब में अभी इलेक्शन के दिनों में बहुत जगहों पर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। बहुत वल्नरेबिलिटी लेवल उनका हाई है, उन सेगमेंट्स का जिनके पास वसाइल कम है। इसी तरीके से यही सूरत हाल हमें रूरल सिंध में नज़र आती है, बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में नज़र आती है। वहाँ तब्दीली नहीं आई, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं गुजारिश करता चलूँ, आपने साउथ पंजाब की बात की या आपने इंटीरियर सिंध की बात की या बलूचिस्तान की बात की। मैंने तो इस किस्म के हालात जो हैं वो लाहौर के सबब्स में भी देखे हैं जहाँ पे लोग ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। और जहाँ तक बात है ये GDP ग्रोथ रेट की और दीगर जो टर्म्स गवर्नमेंट यूज़ करती है, मेरा ये कम अज़ कम मानना है एज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मैं लोगों में रहता हूँ, 70 से 75% लोग हमारे मुल्क के ऐसे हैं जिनको इन टर्म्स का पता ही नहीं है कि इनका मकसद क्या है और इनकी जो असल जो इनका मकसद है वो है क्या। उनको तो अपने सुबह से लेकर रात तक अपने रोज़गार से, अपने माश से जो है वो मकसद मतलब है और उसी की तलाश में वो सारा दिन जो है वो लगे रहते हैं, जो कि आज साबका हुकूमतों की निस्बत आज वो रोज़गार जो है मज़ीद मुश्किल हो गया हासिल करना। देखिए, मैं आज ये बात करूं कि जी 6 महीने 7 महीने हो गए हुकूमत को, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन जो हम लोग देखते आए हैं और जो इनके अपने सीनियर वज़रा जो हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में बैठ के कहते आए हैं, और जो 4-4.5 साल की पिछले दौर की इनकी कैंपेन थी मौजूदा हुक्मरानों की, जिसमें हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करते रहे, तो फिर इनको जब हुकूमत मिली तो उस वक्त हुकूमत के उमूर के लिए इनको तैयार होना चाहिए था। तैयार नहीं थे सर। अब कमोबेश 7 महीने हो गए हैं, तैयार नहीं थे ये लोग। जब आके कहते हैं हमें सरप्राइज मिला, दे वर नॉट रेडी, कोई प्लान नहीं थे इनके पास। ना हैं, मैं तो समझता हूँ हैं भी नहीं, क्योंकि आज तक मुझे तो गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। रोज़ आप एक बात सुनते हैं, कभी अंडे, कभी मुर्गी, कभी कटे, कभी ये कभी वो। ये चीज़ें नहीं हैं जो आपकी बुनियादी जो मईशत जिस पे बेस करती है आपके मुल्क की, वो ज़राअत है या नहीं है। 15 दिनों में पंजाब की फसल जो है वो इंशाल्लाह मार्केट्स में आनी शुरू हो जाएगी। अभी तक इनकी फूड पॉलिसी कोई नहीं आई। काश्तकार किस तरफ देखें, किसकी तरफ देखें? 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। मैं अपने खिते की, क्योंकि आपने मेरे खिते की बात की है, मैं डेरा गाजी खान की 2 ज़िलों की बात कर रहा हूँ, यानी DG खान और राजनपुर की। 2 साल से यहाँ पे ज़मींदारों को नहर का पानी नहीं मिला। यानी जो भी फसलात यहाँ पे काश्त होती रही हैं वो ट्यूबवेल से या बोर से या इंजन से लोग गुजारा करके अपनी फसलात को काश्त करते रहे हैं। वो कॉस्ट आप देखें कितनी इंक्रीज़ हो चुकी है। खाद की कॉस्ट कहाँ पहुँच चुकी है, अद्वियात की कॉस्ट कहाँ पहुँच चुकी है, बीज की कॉस्ट कहाँ पहुँच चुकी है। और जब उसका समर उठाने का वक्त आता है तो उस वक्त देखने को हमें यह मिल रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं आई सामने। इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये कॉस्मेटिक्स तो मुझे माजरत के साथ मलिक अहमद खान साहब मेरे भाई हैं, इनके साथ एक बड़ा पुराना मेरा ताल्लुक़ और रिश्ता है, लेकिन ये कॉस्मेटिक्स तो हम सबका हुकूमत में भी देखते रहे, उससे पहले भी देखते रहे। फूड स्टैम्प स्कीम के नाम पे स्कीम चलाई जाती रही, तंदूर, सस्ता तंदूर के नाम पे स्कीम्स चलाई जाती रही, मैकेनिकल तंदूर और सस्ती रोटी के नाम पे जो है वो स्कीम्स चलाई जाती रही। क्या उनको लोगों को क्या उनका फ़ायदा मिला कि अब ये एक नया ढोंग जो है वो रचाया जा रहा है
देखें, इस पे संजीदगी से बैठ के तमाम अपोजिशन की जमातों के सरबराहान जो साबका हुकूमतें कर चुके हैं और या जो आज हुकूमत में हैं, इनको चाहिए कि लोगों के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सर जोड़ के बैठें, कता नज़र इस चीज़ के कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। दुरुस्त। They should join their heads for the betterment of Pakistan and the people of Pakistan. अच्छा, मुझे कैप्टन उस्मान साहब को यहाँ इन कर लेने दीजिए, फिर मैं वो दूसरा जो इशू है उसकी तरफ भी आपको लेके जाऊँगा। कैप्टन उस्मान साहब, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर ने जो आज स्पीच के अंदर जो जुमला इस्तेमाल किया दूध में मिलावट के हवाले से पहले आपको सुनाऊंगा, फिर आप ही की रिपोर्ट है, आपसे तफसील भी जानना चाहूँगा, दिखाइएगा जी। आपको खौफ होगा ये चीज़ सुन के, तकरीबन 75% जो खुला दूध मिलता है आपको वो पीने के काबिल नहीं है। 75%। कई जगह ऐसी चीजें देखी, एक शहर के अंदर जब इन्वेस्टिगेट किया तो वो सारा शहर जो वो समझ रहा था वो दूध पी रहे हैं, वो दूध ही नहीं था, वो कोई वॉशिंग मशीन में पाउडर शाउडर डाल के चीजें बनाई जाती थी। कैप्टन उस्मान साहब, ये हम इंटरनेट के ऊपर चीज़ें पढ़ते हैं कि ये सिंथेटिक दूध है, ये इसके अंदर इस तरीके से चीज़ें बना के बनाया गया है, इसके अंदर वो कहते थे कि ये वो हेयर रिमूविंग पाउडर्स और ये सर्फ डाल के तो उसके कोई मिक्सचर सा मेज़ा सा तैयार करते हैं और कुछ 10 किलो दूध के अंदर 50 किलो पानी डालते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा, ये क्या किया जाता है इसके साथ? जी नदीम साहब, शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज एक ऐसा सब्जेक्ट जो हम सब की ज़िंदगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हाईएस्ट लेवल के ऊपर टेकअप किया गया है। और मतलब इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है शायद अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती पाकिस्तानी कौम के लिए ये जो दूध की एडल्ट्रेशन है इस पर काबू पाने के लिए। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के बाद अब आप किसका इंतज़ार करेंगे कि कोई और शख्स आएगा और आपको कहेगा कि ये जो इश्यूज़ हैं ये हमारी प्रायोरिटी हैं। देखिए, मिल्क की इंपॉर्टेंस की बात करनी है, मिल्क की अफादियत हमारी ज़िंदगी में किस स्टेज पे से लेके किस स्टेज तक है, मिल्क असली होना चाहिए, नकली होना चाहिए, मिल्क में किस तरह की एडल्ट्रेशन है, ये एक बहुत वसी सब्जेक्ट है। शायद आज आप इस छोटे प्रोग्राम में उसको उस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं कर सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा कम टाइम के अंदर चंद वो बातें कर जाऊँ जिससे कि हम अपने इस इशू की जो इम्पोर्टेंस है उसका एहसास और उसकी सेंसिटिविटी का एहसास दिला दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कि ये इशू पॉलिटिकल लीडरशिप और सपोर्ट के बगैर एड्रेस नहीं किया जा सकता। उसकी मल्टीफेरियस रीजंस हैं जिनको कि मैं आगे आके बताऊंगा। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे पाकिस्तान का हर शख्स शायद यकजुबान होकर बोलेगा कि हमें मार्केट में जो दूध मिल रहा है वो असली मिलना चाहिए। मिलावट कैसे होती है? रिपोर्ट थोड़ा सा हुई है जी प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। हमने जी नदीम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। मिलावट कैसे करते हैं थोड़ा सा पहले बताइए। जो खुला दूध मिल रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं? जी मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ जी। सबसे पहले तो जी मैं बताऊँ कि दूध के साथ हमें प्राइमरीली 3 इश्यूज़, जब हम दूध की बात करें तो इस वक्त हम आज लूज़ मिल्क की बात करेंगे, यानी वो दूध जो हमें लूज़ शक्ल में मार्केट में अवेलेबल होता है। उसके साथ प्राइमरीली हमारे 3 इश्यूज़ हैं। नंबर 1 इशू उसके साथ यह है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी उसको जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बैंड हैं, जो मुज़र सेहत हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनते हैं। वो कौन से केमिकल्स हैं? नंबर 2 हमारा दूध को लेके इशू ये है कि दूध की मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको 3 मेजर इशूज़ जो हैं उनको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। दूसरा जो इशू है वो हमारे साथ दूध का यह है कि दूध की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें पानी की मिलावट की जाती है और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। इसके पीछे बैक एंड के ऊपर एक इशू ये भी है कि जब हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बीच में एक गैप है जिसको फिल करने के लिए इसमें मिलावट की जाती है और इसके अंदर इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। जो तीसरा इशू है वो भी इसी से एसोसिएटेड है, वो ये है कि नकली दूध बनाया जाता है, यानी सिंथेटिक दूध बनाया जाता है और उस दूध को दूध जैसा दिखाने के लिए फिर उसमें भी केमिकल्स की जो मिलावट है वो की जाती है। अब ये 3 इश्यूज हैं और इन 3 इश्यूज को लेके हम इनके हैजर्ड्स पे लेके जो सिंथेटिक दूध बनाया जाता है कैप्टन साहब, इसमें केमिकल्स जो सिंथेटिक दूध बनाया जाता है वो कैसे तैयार करते हैं? उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलाते हैं जिससे वो दूध जैसा बन जाता है? सर ये जी मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी हमने 3 दिन पहले लाहौर के अंदर एक टैंकर फैक्ट लाहौर में हम उसको लेकर आए। ये साहिवाल से हमने एक टैंकर पकड़ा जिसको वो एक मतलब छुपा के लेके जा रहा था। टैंकर के ऊपर उसने तरपाल चढ़ाया हुआ था ऐसे कि वो लगे ही ना कि वो दूध की गाड़ी है।
और उसमें अब इससे अंदाज साहब 2 मिसालें दूंगा, आपको समझ आ जाएगी बात की। हम दूध आइडेंटिफाई करते हैं जी, दूध की 2 चीज़ें हैं जो हमने अपने स्टैंडर्ड्स में नोटिफाई की हुई हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ ये दूध है, तो उसको चेक करने के 2 पैरामीटर्स हैं जो टेक्निकल या साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, कि हम कहते हैं कि इसमें फैट कितना है और इसमें SNF कितना है। ये 2 पैरामीटर्स हैं, वर्ल्ड ओवर दूध को कैटेगराइज करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ जानवरों की SNF वैल्यू, फैट वैल्यू डिफरेंट होती है। कैमल की डिफरेंट होगी, काऊ की डिफरेंट होगी, बफलो की डिफरेंट होगी, बकरी की डिफरेंट होगी। ये सब हमने आइडेंटिफाई करके नोटिफाई की हुई है। इनको आप समझ लें कि कानून का हिस्सा बनाया हुआ है। अच्छा, अब मुझे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो दूध मिला, उसके अंदर फैट परसेंटेज 15% थी, जबकि दुनिया में फैट परसेंटेज दुनिया भर में जो मुख्तलिफ जानवरों की है वो 4.75 से लेके 5.3, 5.4 तक होती है। तो 15% जब फैट मिली है तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे ये है कि ये सिंथेटिक दूध है, इसको पाउडर से बनाया गया, उसके बीच में फैट लेवल, ये एक्चुअली एक महलूल था जो तैयार किया गया, जिसने बाद में मल्टीप्लाई होना था और इसका दूध बनना था। यानी कि 3000 लीटर हमें मिला, तो इसने इवेंचुअली 3 से मल्टीप्लाई होकर 15000 लीटर दूध की शक्ल इख्तियार करनी थी। ये स्किम्ड मिल्क से तैयार करते हैं, इसके बीच में ये पानी डाल के इसके बीच में घी डालते हैं, ताकि SNF और जो फैट लेवल है वो जो भी चेक करेगा वो उसको मिल जाएगा। इत्तेफाक से अब हमारे पास ऐसी मशीनें आ गई हैं जो कि दूध के अंदर, क्या इसके अंदर ये जो सर्फ डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट और ये जो हेयर रिमूविंग पाउडर्स हैं, ये भी डाले जाते हैं? जी सर, ये मैं बताऊं, इसमें स्टार्च डाला जाता है, इसमें यूरिया डाली जाती है, इसमें फॉर्मलिन डाली जाती है, इसमें चीनी डाली, इसमें बेतहाशा चीज़ें, हर चीज़ का अपना अपना एक मकसद है। यानी कि अगर आपने आज कोई सिंथेटिक चीज़ बनानी है तो उसमें हर वो चीज़ डाली जाती है जो उसको उस जैसा दिखाने में मदद करे। लेकिन प्राइमरीली मैंने आपको 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया। नंबर 1, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल्स। हो गया, लेकिन अब इसको रोकेंगे कैसे? ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी आइडेंटिफाई कर लिया, आपको भी पता है, अब इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? जी सर, जी सर, अब रोकने की बात करते हैं। देखिए, हमारा अगेन जहां पे मैंने पहली बात की थी कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए इसको कंट्रोल करने की, वो मैंने इसलिए की थी, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि मैंने 2 भैंसें रखी हुई हैं और मैं फार्मर कहलाता हूं अपने आप को। ना जब हमने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, एडल्ट्रेशन को कंट्रोल करना है, हमने इसकी लूज सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो हमने देखना है कि दुनिया भर में इसको कैसे कंट्रोल किया गया और दुनिया भर में इसकी प्रैक्टिसेस क्या थी, जो गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी, जिनके तहत आपने दूध की एडल्ट्रेशन के ऊपर काबू पाया। आप इधर उधर नजर दौड़ाएंगे तो मैं आपको मिसालें दूंगा। टर्की की मिसाल है, अमेरिका की मिसाल है। सर, आप क्या कर रहे हैं? क्विकली, हर जगह पर दूध की एडल्ट्रेशन पे काबू, जी सर क्विकली, दुनिया भर में दूध की एडल्ट्रेशन पे काबू पाया गया है, उसको फार्म लेवल पर पास्चराइज करके और पैकेज करके। नाउ दिस इज द डॉन्टिंग टास्क बिफोर अस कि हमने ये इंश्योर करना है कि हमारा लूज मिल्क जो है उसकी सप्लाई शहर में बंद हो जाए, उसकी ट्रेसेबिलिटी क्रिएट हो, उसकी सेफ्टी और उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको प्रिजर्व किया जाए राइट एट द फार्म लेवल, जिसके लिए हमें छोटे छोटे फार्म्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। वहां पर इस दूध को पास्चराइज करके इमीडिएटली ठंडे टेम्परेचर पे ला के पैकेज करके स्पेशलाइज्ड गाड़ियों के अंदर शहर में सप्लाई किया जाना पड़ेगा। कैप्टन उस्मान साहब, आप ही के इदारे की एक रिपोर्ट कुछ अर्सा पहले अखबारों में छपी थी कि ये जो डब्बों में बंद दूध है उसमें स्वाय, शायद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद रिपोर्ट थी कि 3 या 4 जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको छोड़ के बाकी वाइटनर्स हैं वो मिल्क नहीं है, ना प्योर काउ मिल्क है, ना प्योर बफलो मिल्क है। तो उसके मतलब तो लोगों को आपको आगाही देनी पड़ेगी कि कौन सा दूध हम पी रहे हैं और कौन सा सिर्फ वाइटनर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी दुरुस्त बात है, ये दुरुस्त बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जनरली और पंजाब के अंदर बिलखुसूस तमाम डब्बे के दूधों के ऊपर अब ये लिखा जा चुका है कि वो पाउडर है या वो UHT मिल्क है या वो फ्लेवर्ड मिल्क है या वो कौन सा मिल्क है। हम दूध की डिफरेंट कैटेगरीज रिकग्नाइज करते हैं अपने लॉ के अंदर, वर्ल्ड ओवर भी ऐसा ही होता है। फ्रेश मिल्क जो है जी वो पूरी दुनिया में आपने फार्म लेवल पर पास्चराइज करके उसको साशेज में पैक करके मार्केट में सप्लाई करना है तो पॉसिबल होगा कि वो एडल्ट्रेशन फ्री आपके पास पहुंच जाए। अदरवाइज देखें जी 4 हाथ हैं जिन्होंने उसको यूज करना है। एक गवाला है उसको लेकर आ रहा है, एक मिडिल मैन है जिसका पैसा इन्वॉल्व हुआ है, एक फिर शॉप है जिसपे वो लाकर उसको इवेंचुअली बेच रहा है। जब शॉपकीपर के पास एडल्ट्रेटेड दूध मिलता है तो वो कस्में खाता है जी मैंने तो नहीं की एडल्ट्रेशन। जब आप पीछे जाते हैं तो पीछे वाला आगे वाले के लिए कस्में खाता है, अपने काम के लिए कस्में खाता है। वो कहता है जी आगे वाले ने की होगी, मैंने तो नहीं की। गवाला जो है जो सबसे पीछे बैठा हुआ है कैप्टन वो भी उस्मान कसम खाने को तैयार होता है कि मैं ये काम नहीं कर रहा। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा।
लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ बकरे का गोश्त बेचा जाता है तो उसके अंदर वो पानी के इंजेक्शन डाले जाते हैं। लाहौर में गधों का गोश्त बेचा जाता था। वो आयशा मुमताज़ वाला वो कार्रवाई शुरू की, पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ा अच्छा काम किया, इससे लोग सेंसिटाइज भी हुए हैं। लेकिन असल जो बड़ा चैलेंज ये है कि वो खोते के गोश्त से डराना तो शुरू कर दिया है, लेकिन मेक श्योर कि जो गोश्त बिक रहा है वो बकरे का ही हो जो हम अभी खा रहे हैं, और ज़िंदा बकरे जो है लाल करके दिया, मुर्दा बकरे ना बेचने शुरू कर दें। मुर्गियाँ जो मर जाती हैं उसका गोश्त भी बेच देते हैं। तो वी हैव टू इंश्योर कि ये बददियानती ये वाला काम जो है लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाला, इसके ऊपर सख्त से सख्त तरीके के साथ इन्फोर्समेंट की जाए। ये कानून पास करके किसी फाइल में लगाने से नहीं होगी, डंडा पकड़ के हाथ में घूमना पड़ेगा कैप्टन उस्मान को भी और आयशा मुमताज़ को भी, या जो भी और अभी तक फूड अथॉरिटी के लोग हिस्सा हैं, इन सारों को जाके अमली तौर पर मैदान में ये काम करना पड़ेगा। एक शॉर्ट ब्रेक ले लें और फिर वो जो बड़ा मेन हमारा चैलेंज है, किस तरीके से कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो टेरर फाइनेंस है उसके ऊपर काबू पाना है। ब्रेक ले लें, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये पहला हिस्सा तो हमने डिस्कस कर लिया सोशल इश्यूज़ के हवाले से। अब दूसरा हिस्सा जो प्रोग्राम का वो हम आपको लेके आते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़। मैं कुछ अर्सा पहले हमने शहरियार अफरीदी का चंद रोज़ पहले इंटरव्यू किया और उनसे ये सवाल जवाब हमने किया कि बहुत ज़्यादा दबाव है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का, तो उनके जवाबात आपको सुनवाना चाहूँगा। सुनवाइएगा जी कि उन्होंने क्या जवाब दिया हमें। पहली दफ़ा पाकिस्तानी तारीख में एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव ये लिया गया कि किसी टाइप का टेररिज्म उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको कंडेम किया जाएगा और उसके खिलाफ ऑल आउट तमाम कुव्वतें मिलकर मुकाबला करेंगी। हमने वो तमाम स्कूल्स, अस्पताल, वो मदरसे और वो चाहे जिस प्रेस्क्राइब तंजीम के हवाले से थे उनको टेक ओवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी फाइनेंशियल हर किस्म की जिम्मेदारी हमारी है, वो अब हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। मौलाना मसूद अजहर के ऊपर शहरियार अफरीदी का जवाब। साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं, प्रोटेक्टिव कस्टडी में? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए मसूद अजहर साहब। जितने भी लोग और उन लोगों के हवाले से जो कि किसी भी कैपेसिटी में किसी भी प्रेस्क्राइब तंजीम से उनका ताल्लुक है, उसके खिलाफ एक्शन रियासत लेगी। अच्छा, ये एक तो कैटेगोरिकल कमिटमेंट है कि रियासत एक्शन लेगी, लेकिन इनका इसी प्रोग्राम में जवाब ये था कि हमें मालूम नहीं है कि मौलाना मसूद अजहर हैं कहाँ पर। बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, वो भी सुनाइएगा जी। बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज़ उनको ना उड़ा दे। आप कहते हो कि आप उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किया है, मुझे क्या पता, मैं क्यों यकीन करूं? और किस किस्म के फ्रीज है ये? वो जैसे मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स फ्रोजन थे जब उसने पैसा निकाला था। आज जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की और उसके अंदर जनरल बाजवा थे, DGISI थे, उसके अंदर असद उमर साहब थे, और सीधा साधा और बड़ा एजेंडा सामने एक ही है, कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ सख्ती के साथ निपटना है। जितने इनसे मुंसलिक स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट ने टेक ओवर करने हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने हैं। इनकी जो एम्बुलेंस सर्विस है, इनके जो मदारस हैं, उनका भी कंट्रोल संभालना है। अगर इनकी कोई डिस्पेंसरीज चल रही हैं वो भी वफाक ने और सूबाई हुकूमतों ने कंट्रोल संभालना है। और ये काम कहना आसान है, करना प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। दो हिस्से मुश्किल हैं इसके, एक तो उन तंजीमों से कंट्रोल लेना, दूसरा इसके लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करनी है। फ्री में इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा, ना मदरसा फ्री में चलेगा, ना एम्बुलेंस फ्री में चलेगी, ना वो हॉस्पिटल और क्लिनिक या उनका और कोई भी जो फ्लाई काम है, अगर उसको जारी रखना है तो बंद करने के लिए, अगर बंद नहीं करना चलाए रखना है तो उसके लिए वफाक ने पैसे देने हैं। फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे सूबे उसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे। और ये कोई 25-30 हज़ार मदारिस हैं जिसके लिए काम करना है, कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अभी इब्तदाई तौर पर 35-40 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ स्टेट डील करने जा रही है। ये ज़ात खुद एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक मामला है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। फेक अकाउंट्स हम रोज़ सुनते हैं, जरदारी साहब की कहानी। जरदारी साहब का मामला टेरर फाइनेंस का नहीं है, वहाँ पे इल्ज़ाम यह है कि करप्शन, इन्होंने मनी लॉन्डर की, पैसा किकबैक्स का था, बाहर ले गए, ये इल्ज़ाम है। अदालत के अंदर मामला चलेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन जो टेरर फाइनेंस है वो भी यही चैनल्स यूज़ करते हैं। तो जो फेक अकाउंट्स का असूल जरदारी साहब पे लागू होगा उससे ज़्यादा सख्ती के साथ दूसरों के ऊपर लागू करना पड़ेगा। आमिर कियानी साहब, ये आपको काम करना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया आपकी तरफ उंगली उठा के खड़ी है और आपको इसका जवाब देना है।
जी बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन गुजारिश ये है कि आप पिछले भी बात जब हुई आपने कहा जी वो पिछला किस्सा कोई भी नहीं होता मलिक साहब। प्रॉब्लम ये है कि आज जो बैठ के इंडिया की तकरीरें कर रहे हैं उनके कि आप मतलब बड़ी नेगेटिव थी अपने मुल्क में रह के अपने अदारों को, जबकि ये हालात बने इस किस्म की स्टेटमेंट देना और ये बैकग्राउंड रखना कि जहाँ पर आपके मैं देख रहा था हामिद मीर का प्रोग्राम, उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें किसने फैसिलिटेट किया उन लोगों से मिलने के लिए, मौलाना उमर से मिलने के लिए या जो दूसरे साहब थे उनसे मिलने के लिए जो फैसिलिटेशन हुई वो गवर्नमेंट लेवल पे इन्होंने पिछले जब जो आज बहुत बोल रहे हैं जिनकी पार्टी है उन्हीं के लोगों ने की। ठीक है जी। और अगर आप ये जो पैसे का आज़ादाना आना जाना ये आपके लीडरों ने बाय डिज़ाइन इस सिस्टम को कमज़ोर करके इसको अपने पैसों के लिए किया, और जो कि यही जो फार्मूला और यही जो चैनल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, टेररिस्ट भी ज़ाहिर करते हैं। तो पॉइंट इज़ कि क्या ये 30 साल की और 40 साल की हुकूमतों ने कभी इसको सीरियसली लिया? नहीं लिया। आज फाइनेंशियल लोड है अगर हम पे है तो उसकी वजह भी उस 30, 35, 40 साल का वो पीरियड है। और ये जो आज आपकी तंजीमें खड़ी, मदरसे आधे घंटे में नहीं बने, मदरसे 6 महीने में नहीं बने, मदरसे बहुत पुराने बने मलिक साहब। और मदरसों के आज हमने कुछ अजरों का आज नहीं पिछले कुछ दिनों से टेक ओवर भी किया है और उनके फाइनेंसिस के लिए हम बिल्कुल तैयार भी हैं। बट मुझे बताएं ये फुले फले कब हैं, ये बने कब हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं पूछा? आज बैठ के तकरीरें करना बड़ा आसान है। यही वो थे जिनके साथ इनके बंदों के लिंक्स भी थे, तल्लक भी थे, वास्ता भी था। क्यों नहीं ये किया? रियासत की पॉलिसी थी जहाद अफगानिस्तान में जब हम अमेरिका और वेस्ट के इत्तेहादी बन के रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, उसके बाद हमने कहा यही सही तरीका है। सारी बातें ये फिर हुकूमत, इसका मतलब है कि ये इसका मतलब है इनका कोई रोल नहीं, अपने पैसे कमाने का रोल है, बाहर जदादें खरीदने का रोल था। ये उसके लिए तो बड़े फ्लेक्सिबल थे, उसके लिए तो उन्होंने बड़ा कुछ किया था। आज इनके लिए ये बड़ा आसान है कि जी सिर्फ आगे बोझ डाल दें, क्योंकि सारे फाइनेंशियल बोझ, सारे ये जो आपके मदारिस का इशू है सब नहीं है, ज़ाहिर जो हैं वो हम कर रहे हैं। देखें मुखालिफिन पे लगाना आसान है, नहीं आपके अपने लीडर्स के साथ उनकी, मैं ये कहता हूं कि आपके लीडर्स के साथ हुकूमत में कौन था मलिक साहब? हुकूमत में कौन था? अभी तो आप हैं, अथॉरिटी अभी तो हम तो हैं और कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह ताला अब नजर आ रहा है कि हमने मदरसों पे कई जगह पे कमिश्नर डीसी के, देखिए ये बातें जो इनको अब जवाब देना होगा इस कौम को कि इन्होंने ये आज तक हालात खराब हुए, गरीब आदमी पे तो पैसा लगा नहीं, इनके मामला बड़े ठीक चल रहे हैं। मलिक अहमद साहब, मैं दरख्वास्त करूंगा कियानी साहब से, अच्छे भले आदमी हैं, वफाकी वज़ीर हैं और प्राइम मिनिस्टर के बड़े नज़दीक भी माने जाते हैं। इस मामले को देखने के लिए फॉर गुडनेस से इसे पोलराइज ना करें। पॉलिटिकल पोलराइजेशन आपको इसकी सडन डिमाइज करा देगी। स्टेट की पॉलिसी जब होती है तो फिर वो पॉलिसीज़ परसू होती हैं। स्टेट की पॉलिसी में आपके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी पे देखें ना कि चाइनीज़ आपके मीडिया पे डिबेट बनी कि मलिक साहब एक सॉरी मुझे बताएं इसी पे प्लीज़ काइंडली ज़रा जो स्टेटमेंट दी है अपना बिलावल साहब ने उसको भी प्लीज़ इसमें इंडक्ट कर लीजिएगा ज़रा, उसका भी जवाब। ज़रूर सर। देखिए मसला ये है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी के डायमेंशंस जो है ना वो फॉर द टाइम कभी आपके लिए कुछ सूट कर रहा होता है, कभी कुछ सूट कर रहा होता है, तो कुछ मुख्तलिफ और बड़ी डिफ़िकल्ट जहतें भी होती हैं इसके अंदर। ये बड़ा स्ट्रेट अवे रिजॉल्व होने वाली बात नहीं है। आज आपकी तकलीफ़ है फेटफ, आपके सर पे खड़ी है फेटफ, और अगर आज ये रिजॉल्व नहीं होती तो आप मुश्किल में, एक बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। तो उसको आपने कैसे हल करना है? उसका आपका एक तो इंटरनल इशू है कि आप अपनी पॉलिटिकल फोर्सेस को कैसे हैंडल करते हैं। अगर हुकूमत इसी डायट्राइब में फंसी रहेगी जिसमें फंसी हुई है और वो उसके अंदर मज़ीद पॉलिटिकल फ्रिक्शन क्रिएट करेगी तो आपको मज़ीद तकलीफ़ आएगी। आपको इस पर एक नेशनल यूनिटी फोर्ज करने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट, मैं हमेशा उनके कंडक्ट के अप्रिशिएटिव रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो बड़ी एक सियासी जमात के सरबराह हैं, लेकिन उनकी ये स्टेटमेंट बहुत काबिल एतराज़ थी जो उन्होंने दी। उनको अगर ये अपना इख्तलाफ करना था तो एटलीस्ट उसको इंडियन रेफरेंस से बाहर निकाल के करना था। और ये ज़रूर दुरुस्त था कि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस को, और मेन स्ट्रीम वाला आर्गूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था उनका कि जो मेन स्ट्रीम में उन्हें आउट स्ट्रीम कर रहे हैं और जो बैंड आउटफिट्स थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो रही है, तो ये बड़ी लॉजिकल बात थी। उन्होंने खुद ही अपने उस आर्गूमेंट को डिफीट किया जब वो नेशनल सिक्योरिटी के उस पोडियम से एक कदम आगे चले गए जो उनको नहीं जाना चाहिए था। उस पर उन पर तनकीद भी हुई, आपने भी की, मैंने भी की, सब ने की है। दूसरा मसला ये है सर कि आप मलिक अहमद साहब जो दुनिया है वो इस वक्त वो ताकत के जोर के ऊपर जिसका जो मफाद होता है उसके मुताबिक चलती है। जहाद अफगानिस्तान के दिनों में इन्हीं लोगों को वो सीने से लगाते थे और वो रेगन साहब के बयानात जो हैं वो आज भी कोट किए जाते हैं।
फिर ये 9/11 के बाद दहशतगर्द थे, और अब उनको दोबारा एग्जिट करना है, एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए। तो एग्जिट स्ट्रेटजी के लिए वही दहशतगर्द जो थे वो दोबारा निगोशिएटिंग टेबल पर बैठे हैं, और कतर ऑफिस के अंदर जिनको सबसे ज़्यादा वो जेट ब्लैक दहशतगर्द कहते थे ना, उसी कैटेगरी के साथ निगोशिएट कर रहे हैं। सब कहते रहे। तो ये दुनिया यही है, लेकिन हमें इस वक्त अपना मुफाद सामने रख के रास्ता निकालना है। मैं एक और दूसरी में कैनी साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए देखिए, इस पर हम कोई पॉइंट स्कोरिंग, कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आगे सरदार दोस्त महमूद खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, एक्चुअली पब्लिक की पल्स पे हाथ रखा, उन्होंने बड़ा दुरुस्त कहा कि ये जो कॉस्मेटिक अरेंजमेंट्स होते हैं, चाहे वो पॉवर्टी एलिविएशन के हों या बेशक आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे, इंटरनल इश्यूज़ पे आप बात कर रहे हो, जो कि जितना आपको बड़ा थ्रेट आपके ये बॉर्डर पे आया था जब ये जहाज़ हिंदुस्तानी आए और आपने मार गिराए, इतना ही बड़ा थ्रेट आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मुल्क के अंदर भी मौजूद है। आपने 2 जंगें लड़ी हैं इसके ऊपर, तो इस पे आपको पार्लियामेंट को पूरे एतमाद में लेना चाहिए। इसमें आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक यूनिटी फोर्ज करनी चाहिए। इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। खोसा साहब को इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि खोसा साहब दोबारा ये आपके जो इलाका है वहाँ पर कंसंट्रेशन उसके इर्द गिर्द राजनपुर में और इन इलाकों में इन मदारिस की बहुत ज़्यादा है। क्या वफाक या पाकिस्तानी रियासत अमली तौर पर इन अवामिल को कंट्रोल करने के लिए पेशरफ्त कर रही है या नहीं कर रही? मलिक साहब, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, और इसके लिए ज़ाहिर बात है आपके प्रोग्राम का वक्त बड़ा कम है, और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ डोमेस्टिकली ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जिस पे मैं समझता हूँ कि इस तरह की पब्लिक डिबेट जो है वो शायद मुनासिब ना हो। लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है, इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैं ख़ुद और मेरी फैमिली जो है वो दहशतगर्दी की विक्टिम रही है, और जब बिलावल भुट्टो साहब के बारे में बात की जाती है तो कौन नहीं जानता इस दुनिया में कि उनकी फैमिली जो है वो किस किस तरह से दहशतगर्दी की विक्टिम नहीं बनी। सो व्हेन ही टॉक्स अबाउट समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, ही इज़ जस्टिफाइड। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो ये तकाजा कर रहे हैं हुकूमत से कि आपने ये बातें की हैं, अगर ये हुई हैं तो उसका हमें क्या पता। जब वो ये कह रहे हैं दैट मीन्स दैट दे हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। आपकी मुल्क की बड़ी जमातें जब उनके सरबराहान को, जिनके स्टेक्स, जिन जमातों की पॉलिटिकल जमातों के स्टेक्स पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं, जब वही नहीं जानते कि रियासत क्या कर रही है, तो जाहिर बात है फिर इस तरह की कन्फ्यूजन की सूरत हाल जो है वो ज़रूर बनेगी। लेकिन मैं फिर इस चीज़ पे बात करूँगा कि दहशतगर्दी का जहाँ पे लफ्ज़ आता है, जहाँ पे अमल आता है, उसको किसी सूरत में टॉलरेट नहीं करना चाहिए, किसी सूरत में टॉलरेट नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हिंदुस्तान कहे, हमारा पड़ोसी कहे कि जी फ़िलहाल जो है दहशतगर्द है, इनको आप जो है पकड़ें या हमारे हैंड ओवर करें, भाई आपके लिए वो दहशतगर्द हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं हैं। अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं और वो इल्ज़ामात, ये खुद मुख्तार मुल्क है, इस खुद मुख्तार मुल्क के अंदर अदलिया भी है, कानून भी है, उस कानून के तहत अगर उनके खिलाफ कोई मवाद हुकूमत पाकिस्तान के पास होगा तो वो कानून के तहत मामला आगे चलेंगे। कुछ तंजीमों को रोल बैक कर देना पाकिस्तान के अपने मफाद के अंदर है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है कि हम इन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन जनाब किसने बनाया? मैं तो इसी चीज़ पे अभी आने लगा था, क्या उसके ऊपर हम बढ़ रहे हैं, पेशरफ्त कर रहे हैं कि आज से 30 साल हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं या पेशरफ्त कर रहे हैं? अब सुन लेना मलिक साहब, आज से 30 साल पहले जो है यही जिनको आज आप जिस हवाले से भी टर्म करें, ये उस वक्त के मुजाहिद समझे जाते थे, और हम जो है इनके गलों के अंदर सेरे डाल के और थकते नहीं थे। आज के वो जो है कोई दहशतगर्द बन गए क्योंकि वो आपके साथ पॉलिटिकली ऑफ हो गए, या जिस तरह से भी ऑफ हो गए, तो वो दहशतगर्द हो गए, वो कलअदम हो गए, फलां हो गए, ढिमकान हो गए। साबका हुकूमत जो है उनके भी कुछ वज़रा के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते रहे कि जी वो कलअदम तंजीमों के साथ इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान उनकी मुलाकातें वगैरह होती रही, उस वक्त तो कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो सामने नहीं आई। अब जैसे मलिक साहब पॉइंट आउट कर रहे थे कि FATF का जो 1-2 महीने के अंदर जो उन्होंने कार्रवाई करनी है, वेदर पाकिस्तान शुड स्टे इन द ग्रे लिस्ट और बी टेकन टुवर्ड्स द अदर साइड, या उनको क्लियर किया जाए, उस हवाले से मैं फिर यही कहूँगा कि आज ज़रूरत है इमरान खान साहब को कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की सियासत के, और पाकिस्तान की सियासत में जितनी भी जमातें हैं, उनके सरबराहान को एतमाद में लें। जो हकीकी सूरत हाल है, वो हकीकी सूरत हाल जो है, वो जो ब्रीफिंग होनी थी खोसा साहब, शायद आपके नॉलेज में नहीं है, वो मुलतवी हो गई है क्योंकि पार्लियामेंट्री लीडर्स ने उस मीटिंग में शमूलियत से इतराज़ कर दिया। जो शाह महमूद कुरैशी ने ख़त लिख कर दावत दी थी कि आइए नैब के ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो रिजेक्ट कर दिया अपोजिशन ने। मलिक साहब
जनाब आप इसको पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग दें, इसके ऊपर इदारे आए आके सारे पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ पे ब्रीफिंग दें। आप क्या नहीं करें ना कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब होने चाहिए, मदरसे फलाना नहीं होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में इसके ऊपर ब्रीफिंग दें। देखें 25 लाख बच्चे मदारिस में पढ़ रहा है, क्या साबका हुकूमतों का काम नहीं था कि वहाँ पे उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता, मदरसों में पढ़ते उनकी तालीम का बंदोबस्त किया जाता। केपी में हमने किया, केपी में हमने किया और हमने टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। नहीं, मैं गुजारिश करूँ उसके बाद आप बताइएगा जो भी आपने बताना हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या उस वक्त ये गवर्नमेंट जो 40 साल 30 साल से गवर्नमेंट चल रही है, क्या जो बच्चे मदरसों में क्यों गए हैं, रीज़न क्या है? वहाँ उनको देखभाल की जा रही है, बहुत सारा अच्छा काम मदरसों में हो रहा है, लेकिन क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं की गई, उनको साथ दूसरी एजुकेशन को साथ लगाना चाहिए था, उनको बेहतर हालात या तो एजुकेशन प्रोवाइड देखिए प्रोवाइड करना चाहिए थी ना चीज़ें। अब केपी में बेशक देखिए मदरसों को रजिस्टर किया है, मस्जिदों को तक रजिस्टर किया गया है। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस अब ये हर काम कहते हैं जी हमारी फौज ने करना है। अब इनके पास जो पुलिस है, जो इन्होंने इतना अरसा अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल की, उसको ऐसी उसमें रखा हुआ है। सारे कामों के लिए आपको पुलिस भी नहीं चाहिए। नहीं, मेरे मोहल्ले में मदरसे में आपको मिसाल देता हूँ, वहाँ 20-22 बच्चे हैं, वो कुरान पाक की उन्हें तालीम मिलती है, वो हिफ्ज़ करते हैं, बड़े मासूम बच्चे हैं सारे, कोई उसमें मिलिटेंसी नहीं है। आप उनको क्यों नहीं फॉर्मल एजुकेशन के लिए वफाक मैं यही तो कह रहा हूँ जनाब, मदद करिए उनके, वो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कल को वो भी कुछ अपनी जिंदगी में हिस्सा ले सकें। क्यों नहीं किया गया? क्यों आज भर्ती हुए हैं बेचारे, ये मदरसों को क्यों नहीं लुक आफ्टर किया गया? क्यों नहीं इनके ऊपर इन्वेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये पैसा आगे पीछे लगाने की जगह तालीम पे आज भी आपका बजट सबसे दुनिया में कम है, हेल्थ पे दुनिया में सबसे कम बजट आज भी आपका विदेशी टू जीडीपी। सारे मामला आपने बिगाड़े हैं। अगर ये कुछ सब कुछ हुआ है तो आप जिम्मेदार हैं, सबका हुकूमतें। जाहिर है कि जब आपने जिस हालात कलेक्टिवली आप सारे देखिए ये नाइंसाफी होगी, सारे इदारे भी और सारे पॉलिटिकल फोर्सेस 6 महीने में अगर आप ये कहें कि 40 साल का बर्डन ये 6 महीने में बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए, ये ज्यादती है। और ये आपको पता है कि हर लिहाज से ये साल पीछे हम लेके आए नहीं कर सकेंगे। मैं पहले मलिक साहब कह ले, फिर आप खोसा साहब जवाब दीजिएगा। मलिक साहब देखिए सर, ये होता, मैं आमिर की बात के साथ पार्शली आई टेक दिस, मैं ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। पास्ट में हमारी गवर्नमेंट थी, जब स्टेट अपनी स्पेस छोड़ती है ना और वो किसी और को ऑक्यूपाई करने देती है, चाहे वो आप रिलीजियस फैक्शंस को करने देंगे कि वो आपकी एजुकेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन करता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई करते चले जाएंगे। जितना आप पीछे हटते जाएंगे उतना वो आगे बढ़ते जाएंगे और फिर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको लेकर आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ मामला अब इस चीज़ से आगे निकलने का है। मैं कह रहा हूँ कि ये इस डिबेट से गवर्नमेंट अगर ना निकली तो ये अपने लिए गड्ढा खोदेगी। इनको ख्याल ये करना चाहिए कि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर रहे हैं, तो मैं आपको फ़र्स्ट हैंड अकाउंट दे सकता हूँ कि पिछले 5 साल में जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो इन मदारिस के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का ये सब्जेक्ट था कि नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात में से कुछ नुकात और स्पेशली जो मदारिस से मुतल्लिका थे वो सूबाई हुकूमतों के डोमेन में आते थे। और उसमें पंजाब ने क्या किया, केपी ने क्या किया, सिंध ने क्या, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वहाँ पर। तो फिर कुछ चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर होती हैं वो ग्रेजुअल होती हैं। एक वक्त था जब 85 से ऑनवर्ड्स, 78 से ऑनवर्ड्स इन मदरसों को स्टेट ने खुद फ्लरिश किया, इनको फलने फूलने दिया गया, मदारिस के अंदर तरगीब दी गई, हमने रिक्रूटमेंट्स होते देखी। वो दैट इज अ डिफरेंट बहस, उससे मत छेड़ें और वफाकी वजीर की हैसियत से उस बहस को मत छेड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी वांट, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको करना चाहें तो सरदार साहब ने आपको बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की आप पार्लिमानी लीडर्स को ब्रीफ ना करें, आप पार्लियामेंट के अंदर लेकर आएं, उसी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एक कंक्लूसिव पॉलिसी दें वहां पर लाके, और फिर उसको आगे लेके चलें, यूनिटी फोर्ज करें। आप इस तरह मत करें, और वो इस तरह तो मुश्किल हो जाएगी। खोसा साहब, ये वो मामला है जिसके ऊपर हुकूमत को आपको बाकायदा दबाव में रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इनको मजबूर करें कि कुछ करें और आगे बढ़ जाएं। इसमें पाकिस्तान का मफाद है, इसमें किसी इंडिविजुअल का कोई मफाद नहीं जुड़ा, पूरी पाकिस्तानी रियासत का मफाद इसमें जुड़ा है कि हम अमली तौर पर पेशरफ्त करते हुए इन बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन में लाएं। अगर उसमें से 100 में से 4 ऐसे मदरसे हैं या ऐसे इदारे हैं जहाँ गलत काम होता है तो उन 4 के खिलाफ कार्रवाई भी करें, किसी को कवर अप नहीं करें, लेकिन बाकी 96 को ठीक रखें। मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, ये फिर एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जब आप एजुकेशन के ऊपर कोई प्रोग्राम करेंगे तो उसमें मैं आपके साथ वो तफसीलात जो हैं वो भी बयान करूंगा, जो पास के तजुर्बात हैं, जो आज हो रहा है और जो कल को नज़र आ रहा है होते हुए।
जब आप फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो आपके स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स इस तरह के हैं कि गरीब अपने बच्चे को भी उस स्कूल में भेजे। एग्जैक्टली गली गली नुकर नुकर के ऊपर आपके जो है प्राइवेट स्कूल सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आपके गवर्नमेंट स्कूल का जो मयार है वो किसी लायक नहीं है कि वहाँ पे लोग अपने बच्चों को भेज सकें। गवर्नमेंट अगर चाहे तो पहले जैसे आप प्रायोरिटी की बात कर रहे थे ना, अद्वियात की गवर्नमेंट एक ये अपना एक पॉलिसी जो है उसको लेके आ रही है, हेल्थ पॉलिसी लेके आ रही है। मेजर इश्यूज यही हैं, योर हेल्थ एंड योर एजुकेशन, दीज आर योर मेजर इश्यूज, जिसके ऊपर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा पेशरफ मुझे नज़र नहीं आई। जो सुनने में आ रहा है वो बातें ही सुनने में आ रही हैं। हेल्थ को बेहतर करें। आज भी डेरा गाजी खान के और पंजाब के बहुत से अस्पतालों की मैं आपको पूरी दयानतदारी से ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से मुफ्त अद्वियात तो दूर और कुजा, यहाँ पे पैसों के साथ भी अस्पताल के अंदर अद्वियात जो हैं वो मुयसर नहीं है। ये किस तरह की बात करते हैं कि जी मुफ्त अद्वियात जो हैं ये नादारों के लिए जो है फराहम करेंगे। ये तो पिछले दौरे हुकूमत में भी यही नारा था साबका सूबाई हुकूमत का कि जी हम मुफ्त अद्वियात जो हैं वो अस्पतालों के अंदर लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सब ने देखा कि नहीं हुआ। और आज भी 7 महीने हो गए, आपके अस्पताल जो हैं वो बेहतर नहीं हुए, उनकी हालत मजीद अबतर हुई है। सबसे बड़ा जो धोखा पाकिस्तानी कौम को हमारी हुकूमतें देती हैं वो इनकी तालीम के ऊपर जो तवज्जो नहीं है ना, वो सबसे बड़ा धोखा है जो इस कौम को दिया जाता है। अगर ये बच्चे पढ़ लिख जाएं सर यही तो ये हम सबको पूछेंगे, क्या नहीं साहब को, खोसा साहब को, मलिक अहमद खान को, ये सवाल उठाएंगे बच्चे। देखिए ये मलिक साहब, दोस्त मोहम्मद साहब, आपने खुद ही कहा कि टाइम फ्रेम जो ज़ाहिर है 7 महीने में आप जो इतना लंबा द्वार रहा इन हुकूमतों का, क्या उसमें कंट्रीब्यूट हुआ? क्या उसमें ये अभी जो हालत है स्कूलों की या अस्पतालों की, फॉर्चुनेटली जो अभी इतफाक से जाया जाता है हॉस्पिटल में, एक बेड पे 3-3 4-4 लोग लेटे हुए हैं, कोई ये ओवरनाइट चीजें ना बदल सकती हैं? हमने पूरी पॉलिसी भी फर्स्ट टाइम एवर आपके जितने इदारों की पॉलिसीज है वो हमने ड्राफ्ट करके कुछ ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, कुछ हमने अमेंडमेंट्स किए हैं, बट दे आर नॉट रेडी। अभी इनके जो इशू है मलिक साहब, आज भी बेल है, आज भी इशू इनका करप्शन है, आज भी इनका इशू अपनी जात की गिर्द घूमता है, आज भी ये बैठ के ये बातें नहीं करना चाहते, ना असेंबली में ये बातें उठाते हैं, ना इनका ये फोकस है, ना पहले था ना आज है। मैं तो कहता हूं कि आए, ये कहते हैं बिल्कुल हम तैयार हैं, गवर्नमेंट तैयार है, आगे आप ये कटे अंडे और मुर्गियों के कारोबार को छोड़ें और ये अस्पतालों के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें। अस्पतालों में इंशाल्लाह आप जो बात करें, मैं बिल्कुल, हमने पूरी फर्स्ट टाइम, आपको पता है कोई आपकी इवन पॉलिसी तक नहीं थी, इनकी पॉलिसी तक नहीं थी। मलिक अहमद साहब देखिए, होता यह है कि जब आप किसी, ये 2 काम जो एजुकेशन और हेल्थ है ना, ये सर ग्रेजुअल होते हैं। जब मैंने लिया तो मेरे पास एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर था फ्रॉम 1 to 10 कि किन चीज़ों में बेहतरी आनी चाहिए। तो उसमें हो सकता है मैं 3 या 4 के लेवल पर गया हूँ, 5 पर गया हूँ। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। या तो आप इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, आप इसको आपके पास गवर्नमेंट आई है, अगर मेरा 2% एजुकेशन के लिए आपका 0.91% है, 2% नहीं है दुनिया में, 0.9% नहीं होता। एक सेकंड सर, मुझे नहीं, वैसे मैं आपसे सवाल इसलिए पूछा कि आप एक बात करें 0.91%। मुझे सिर्फ आपको एक बात, ऑब्वियसली क्योंकि अब आप एक ऐसे पोर्टफोलियो पर हैं कि आपको आपके डिपार्टमेंट्स ने, आपकी मिनिस्ट्रीज ने बड़ी ब्रीफिंग्स दी होंगी। मैं आपको एक बिल्कुल बॉटम लाइन इसकी बता रहा हूँ, बेसिक इसकी फाउंडेशन बता रहा हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन 2 काम ऐसे हैं जो ग्रेजुअल होंगे। 1 साल में आप कुछ बेहतरी करेंगे, आपकी अचीवमेंट का इशारिया बेहतर हो जाएगा, दूसरी में बेहतर होगा, तीसरी में बेहतर होगा। आपका बहुत बड़ा इश्यूज थे इसके ऊपर, आपका इलाका पूरे पाकिस्तान का लार्जली डिप्राइव्ड था इन फैसिलिटीज़ के साथ, आप उनको दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं। आप भी 5 साल के बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, आप पैसे बढ़ाएं, आप जितने भी बढ़ाएंगे फिर भी आपने ग्रेजुअल करना है इसको। आप जब भी बात करते हैं आप कहते हैं कि पिछले 40 साल में, तो पिछले 40 साल में ठीक है कहीं पर कुछ कोताहियाँ हुई होंगी, कहीं बेहतरी हुई होगी। 5 साल आपके केपी के अगर हम रखेंगे तो वो बाकी 40 सालों से मुख्तलिफ कतन नहीं है। वो मैंने देखे हैं खुद जाकर, एक एक चीज़ को नोट किया है और फिर उनकी जो पोजीशंस थी उनको सबको देखा है। सो फॉर गुडनेस सेक सर, अब आप कुछ बुनियादी बातों पर, हम तो कह रहे हैं कि जो रैपिड बस ट्रांसपोर्ट का मंसूबा बना रहे हैं ना, उसके ऊपर तो वो हमने ट्रॉफी देनी है सर, जो भी करें, लेकिन सर वो आपके बीआरटी के ऊपर आपने बजट नहीं बढ़ाया, ट्रॉफी आपको मिलेगी। चीजें ठीक नहीं, परवेज खट्टर साहब को ट्रॉफी मिलेगी। बजट देख लें, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अब भी मैं चाहता हूं आप लोग आए, बैठे हैं, हमें क्लोजिंग रिमार्क्स। लेकिन ये आप बजट तो बढ़ाना था ना आपने, ये तो नहीं हो सकता कि 0.9% में आप हेल्थ सिस्टम ठीक कर दें।
और 1.5% आप कहाँ लेकर जाते हैं? मैंने पहले भी यही बात की है, मैं अब भी यही बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये कॉस्मेटिक्स के साथ मामलात उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से साबका हुकूमत के अंदर चलती रही हैं चीज़ें। इनको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी और हुकूमत की तमाम तर जो कोशिशें हैं उनको उस तरफ झोंकना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंसेस हों, चाहे वो एफर्ट्स हों, ह्यूमन रिसोर्स हो, जो कुछ भी हो। आप हेल्थ को अपना प्रायोरिटी रखें, आप एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी रखें, आप पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को अपनी प्रायोरिटी रखें, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी प्रायोरिटी रखें। आपको प्रायोरिटाइज करके उसके ऊपर अगर आपने कोशिश न की, हुकूमतें नहीं कर सकेंगी, ना सबका चल सकी, ना ये चल सकेगी। ये भले 5 साल इसके ऊपर लगे रहें, यही कॉस्मेटिक्स आपके हमारे सामने होती रहेंगी, लेकिन उसका हकीकी तौर पे अवाम को मफाद कोई नहीं पहुंचेगा। पैसा हुकूमत में जैसे पहले फाइनली मैं खोसा साहब की तसल्ली के लिए भी अभी रिसेंटली सिर्फ इस साल इंशाल्लाह और जो हमने शुरू कर दिए हैं डेली तकरीबन आपका इस तकरीबन 2 करोड़ लोगों को 7.25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस हम देने जा रहे हैं, ताकि वो सिर्फ गवर्नमेंट अस्पतालों पर डिपेंडेंट ना हो। 80% प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाके भी अपना इलाज कराएं। ये इंपॉर्टेंट था कि लोगों को ये आज़ादी हो कि वो जाके अपनी मर्जी से जाके इलाज करा सकें। 7.25 लाख का कार्ड है और वो हम 2.5 करोड़ लोगों को उसको कवर करें। और इसी साल की बात करूं, मैं कोई 5 साल की बात नहीं कर रहा। और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।